हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। आज का यह टेस्ट सीरीज हमारा कितना है, 2 है। तो आइए हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है। तो सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न और पूछे जाने की संभावना है। जैसे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यदि पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो यह क्या, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को यदि पूछे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सांगपो का अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाला, ठीक है। यानी कि सांगपो का यदि कभी अर्थ पूछे कि सांगपो का अर्थ क्या होता है, तो शुद्ध करने वाला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग कहलाती है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के यदि अरुणाचल प्रदेश में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में यह नदी को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। तो हम हमारा प्रश्न क्या था, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। यदि प्रश्न हमारा आए कि मेघना किसकी संयुक्त धारा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं हम लोग, मेघना कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, काली मुद्रा क्या है। यानी काली मुद्रा आपको बताना है कि ये क्या है। क्या है, ए में दिया गया अवैध मुद्रा है, या जाली मुद्रा है, या खराब मुद्रा है, या अवैध मुद्रा आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। यानी कि ये क्या हमारा हो जाएगा, काला धन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह अवैध आय है, ठीक है, जिस पर आयकर नहीं यानी कि टैक्स नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको बताना है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो कब हुए थे, 1924 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन 1924 में बेलगाम की अध्यक्षता की थी। यानी कि बेलगाम 1924 ईस्वी में 40वां जो क्या हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था बेलगाम में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 1924। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो आपको बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। यानी कार्यकाल पूछे कि किसके, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा आपको कितनी होनी। यानी कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूछा है यहाँ पे, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी, 30 वर्ष। यानी कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। वहीं यदि पूछे हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष, और पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, ये पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया था सी, आ गया था 30 वर्ष। अब देखते हैं हम लोग गांधी इरविन, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपको बताना है, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा और प्रश्न पूछे जाने की संभावना किस तरह के है।
तो हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौता में गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। यहाँ से प्रश्न आता है कि गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस समझौता में रखा था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। इस समझौता को नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। यानी कि 6 अप्रैल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी पूछा जाए हमारा प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चट्टानें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चट्टानें 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चट्टानें 3 प्रकार के, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है डैश पर होता है। यानी कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे होता है, अधिक केंद्र पर होता है, उद्गम केंद्र पर, या केंद्र पर, या उपयुक्त सभी पर। तब भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी, केंद्र पर। यानी कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है, हमारा सेंटर पे होता है। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 10 नंबर प्रश्न हमारा है, किस शासक ने अपने का प्रिय कहलवाया। यानी किस शासक ने अपने आप को, यहाँ पे कहने का मतलब किस शासक ने अपने आप को अपने का प्रिय कहलवाया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सी, अशोक ने अपने आप को देवताओं के प्रिय कहलवाया। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, किस शासक ने अपने आप को देवताओं के प्रिय कहलवाया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी। यानी कि अशोक ने अपने आप को देवताओं के क्या कहलवाया, प्रिय कहलवाया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ना होकर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, अशोक ने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहलवाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि डैश होती है। यानी कि एक समतल द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है, यानी कि एक समतल द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधी होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यानी कि कैसा होता है, आभासी और सीधी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है। यानी कि नीली क्रांति आपको बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ए में दिया है कृषि, लौह तथा इस्पात उद्योग, सिंचाई या मत्स्य उद्योग। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, नीली क्रांति हमारा क्या है, मत्स्य उद्योग से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, मत्स्य उद्योग। उसके बाद हम लोग देखते हैं हरित क्रांति कृषि से, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। जबकि पीली क्रांति यदि पूछे तो तेलहन और दलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ए में दिया गया चक्रवात से, बी में दिया है तापक्रम से, महासागरीय दबाव से, या जल स्तर में विभिन्नता से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, महासागरीय दबाव से। यानी कि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अलमाटी बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बांधा गया है। अलमाटी बांध किस नदी पे है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बांधा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं यहाँ से प्रश्न जो हमारा आने के चांसेस है, कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ है। यानी कि पूछे कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ है। कृष्णा नदी के सहायक नदी निम्न है। अब देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी की सहायक नदी, भीमा है, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा आदि, ये सभी नदियाँ क्या है, कृष्णा नदी के सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, ठीक है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न हमारा पूछा जाता है एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ गया था हमारा? बी, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पनामा नहर दो बंदरगाह कोलम और पनामा को जोड़ती है। यानी कि पनामा नहर जो है दो बंदरगाह को जोड़ती है। कौन कौन? एक कोलामा है, दूसरा पनामा बंदरगाह को जोड़ती है। बस 2000 ईस्वी में पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार हुआ था। अब देखते हैं हम लोग क्या है, 17, ध्वनि डैश संचरण कर सकती है। ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? तो ध्वनि क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। केवल गैस। ठीक है, ध्वनि केवल गैस में, केवल द्रव्य पदार्थ में, केवल ठोस पदार्थ में नहीं। ध्वनि किसमें? सभी में संचरण करती है, केवल निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ध्वनि क्या है? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ से हमारा प्रश्न आता है कि ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। 18 नंबर प्रश्न, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा का संबंध सिसोदिया वंश से है। यहाँ से प्रश्न आएगा हमारा कि राणा कुंभा का संबंध किस वंश से है? तो सिसोदिया वंश से है। राणा कुंभा का संबंध किस वंश से है? तो सिसोदिया वंश से है। ठीक है, 19 नंबर, अकबरनामा किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अबू फजल। अकबरनामा किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अबू फजल। ठीक है, अबू फजल अकबरनामा के दरबारी कवि थे। यानी अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो अबू फजल कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबरनामा का तीसरा भाग यानी अकबरनामा जो लिखे अकबरनामा को किसने लिखा है? अबू फजल ने। ठीक है, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है, जिसमें मुगल प्रशासन के आंकड़े का वर्णन है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ए में दिया गया समानता का अधिकार से, बी दिया गया संपत्ति के अधिकार से, सी दिया गया धर्म की स्वतंत्रता से, डी दिया गया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, अनुच्छेद क्या आ जाएगा हमारा? 25 से लेके 28। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये जो हमारा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से हमारा संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक नोटिस आपको बताता हूँ कि हमारे इस चैनल में स्पेशल बिहार सिविल कोड, ठीक है, बिहार सिविल कोड के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और पटना हाई कोर्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसमें हिंदी व्याकरण का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।